नमस्कार सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान गए कि रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से मैट्रिक एग्जाम के लिए लाइव क्लास देखते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रश्न हम लोग देखेंगे सभी के सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण रहने वाले हैं। मतलब इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग गणित से देखेंगे और गणित का आज तीसरा क्लास रहेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो इस लाइव क्लास के बाद आप लोग पहले के क्लास को जरूर देखें। मैंने पिछले क्लास में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करवाया था, इसलिए आप लोग जरूर देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस लाइव क्लास में अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट जुड़ सकें और पूरे जोशो जुनून से आज के क्लास का आनंद उठाएं। और सभी स्टूडेंट्स प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि पिछले मैंने 10 प्रश्न का करवाया था पिछले दिन कल, और उसके पहले 15 प्रश्न को सॉल्यूशन करवाया था। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के डिस्प्ले के सामने है जो कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से है और शंकु से प्रश्न पूछ रहा है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को और अपना उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, अर्थात शंकु की एच बराबर हाइट कितना दिया है बाबू 24 सेंटीमीटर, एच बराबर 24 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है शंकु की आयतन क्या होगी, शंकु की आयतन क्या होगी। तो सभी लोग जानते हैं शंकु की आकृति किस तरह से होती है। शंकु की आकृति कुछ इस तरह से होती है। तो इसमें यह हो गया H और यह हो गया R और यहां हो गया L। सभी लोग जानते हैं कि शंकु की आयतन क्या होती है। शंकु की आयतन क्या होती है बाबू, तो शंकु की आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H होती है जो कि बेलन के आयताकार 1/3 होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो ध्यान देखेंगे, ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे और सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपके सामने क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, हम आपको सबसे पहले दिखा दें कि जो भी ऑप्शन आपके सामने है सभी के सभी ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, अर्थात आपको पाई का वैल्यू नहीं रखना है, पाई को पाई में ही छोड़ दें, पाई के रूप में ही छोड़ दें क्योंकि जो आपके पास आंसर है उसमें पाई लगा हुआ है। तो चलिए इसे हल करने का प्रयास करते हैं, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो चलिए 1/3 को 3 हो जाएगा गुना पाई और त्रिज्या का वैल्यू क्या दिया हुआ है, त्रिज्या का वैल्यू क्या दिया हुआ है जैसा कि देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो चलिए त्रिज्या को हम रखते हैं 6 और इसका क्या करते हैं स्क्वायर गुना H, गुना H। H क्या है बाबू, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर H है। तो चलिए H के जगह पर, H के स्थान पर हम लोग 24 पुट करते हैं। तो H के स्थान पर हम लोग 24 को पुट करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग के सामने ये रहा। अब इसे बस कैलकुलेशन करना है, काट छाट करना है। तो चलिए ये 3 से 8 बार में 24 कट गया बाबू। तो आपके सामने क्या बचा, 6 के स्क्वायर 36 गुना 8 और बच गया एक पाई। तो चलिए जब इसे हल करते हैं तो 36 को जब 8 से गुना करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 8 छक 48, शेष बचे 4 और 8 का 24, 24 4 28, 288 पाई जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चलिए
हम लोग ऑप्शन देखते हैं 288 पाई कौन सा ऑप्शन में है। बिल्कुल ही सही जवाब। जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए दिए हैं इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो चलिए आप लोग इस प्रश्न को बढ़िया से देख लें ताकि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आए तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकें। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने इस तरह से कुछ हल किया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए छोटा कर देते हैं इस तरह से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, बिल्कुल ही आसान, सभी लोग दे सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस प्रश्न का राइट आंसर बता सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और पिछले दिनों एक बच्चे ने कमेंट किए थे कि सर माध्य माध्यिका बहुलक से भी प्रश्न रखें, तो देख सकते हैं आज का प्रश्न बहुलक से है। तो सभी लोग बताएं इस प्रश्न में इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि बहुलक को हम लोग MO से सूचित करते हैं, अर्थात मोड होता है बहुलक का अंग्रेजी। तो बहुलक किसको कहते हैं? जो सबसे अधिक बार दिखाई दे। अगर बारंबारता भी रहे तो सर्वाधिक बारंबारता वाले चरमान होता है, मगर सिर्फ आंकड़ा दिया हुआ है तो इसमें जो अधिक बार दिखाई दिया है वही इसका बहुलक होगा। जो बहुत बार दिखाई दे बहुलक। तो बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं 3 कितने बार हैं, तो 3 को हम बता दें आपको। 3 कितने बार हैं? 3 मात्र 1 बार हैं, तो 3 तो होगा नहीं। उसके बाद 5 की बारी है, तो 5 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है। 5 कितने बार हैं? तो 5 4 बार हैं। 3 कितने बार थे? 1 बार थे। चलिए 2 कितने बार हैं? 2 मात्र 1 बार हैं, 2 1 बार हैं। उसके बाद बच गया बाबू 7, तो 7 भी 1 बार हैं। और उसके बाद बच गया 8, 8 भी 1 बार हैं। तो सबसे अधिक बार कौन दिखाई दिया? सबसे अधिक बार कौन दिखाई दिया बाबू? 5। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ही सही जवाब। जितने भी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का राइट आंसर सी दिए हैं उनका बिल्कुल ही सही है। जितने भी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी दिए उनका बिल्कुल ही सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो का लिंक को जरूर शेयर करें ताकि इस लाइव क्लास में अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स जुड़ सकें और पूरे जोशो जुनून से आज का क्लास का आनंद उठाएं, ताकि हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए और सफल हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। हमें पूर्ण विश्वास है जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस लाइव क्लास में सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। चलिए बताने का प्रयास करें। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, प्रायिकता नहीं होगी। तो सभी लोग जानते हैं प्रायिकता का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ही, अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? तो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। अर्थात 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर। तो एक बात आपको हम बता दें, आप लोग ध्यान देंगे कभी भी प्रायिकता का मान पहचानने के लिए आपके प्रश्न में आए तो सबसे पहले देखेंगे अगर जो भी ऑप्शन माइनस में रहे वह प्रायिकता का मान नहीं होगा और 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होगा। और ध्यान देंगे अगर आपको परसेंटेज में देता है तो 100% तक प्रायिकता का मान होगा, क्योंकि 100% कहने का मतलब होता है 100% कहने का मतलब होता है 1, 100% कहने का मतलब होता है 1, 50% कहने का मतलब होता है 1/2। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आपके प्रश्न में प्रायिकता का मान को पहचानने के लिए आए तो आप ध्यान देंगे कि प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा और 1 से अधिक नहीं होगा। और यदि बट्टा में प्रश्न दे तो प्रायिकता का मान बट्टा में कब होगा? जब ऊपर में कम रहे और नीचे में अधिक रहे। ऊपर कम नीचे अधिक रहे तो प्रायिकता का मान होगा। एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे
3/4 ये प्रायिकता का मान होगा, 7/8 प्रायिकता का मान होगा, मगर ऊपर अधिक नीचे कम कभी भी प्रायिकता का वैल्यू नहीं होगा। तो फिलहाल आप लोग इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कौन होगा? बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि प्रायिकता नहीं होगी। कौन नहीं होगी? माइनस में नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल ही सही जवाब आप लोगों का। इसी तरह से मेहनत करते रहें और अच्छे मार्क्स से सफल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप लोग ध्यान देंगे, आप जिस चैनल पर लाइव क्लास देख रहे हैं वह MK लेबोरियस कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर आपको एजुकेशनल संबंधित, आप लोग के बोर्ड एग्जाम से संबंधित आप लोग की जो भी सूचना होगी, एजुकेशनल सूचना जो भी होगी, एडमिट कार्ड, एग्जाम रिजल्ट जो भी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल MK LCC ग्रुप पर दी जाती है। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, अभी मैंने इसका डिस्कशन करवाया, अभी मैंने बहुलक के बारे में बताया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर, कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। अर्थात आप लोग जानते हैं सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता वाला जो होगा वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो यहां देख सकते हैं ऑप्शन ए कम से कम कह रहा है, जो कि नहीं होगा। माध्यतम अर्थात बीच वाला, ये भी नहीं होगा। आप लोग समझेंगे, माध्यतम कर रहा है अर्थात बीच वाला कर रहा है बाबू। यहां पर जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ही सही जवाब, आप लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी दिया उनका बिल्कुल ही सही है। अधिकतम बारंबारता वाला मान ही बहुलक कहलाता है। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, इसी तरह बिल्कुल ही बेहतर प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह से मेहनत करते रहें और सबसे अच्छा करें। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग इसी तरह से मेहनत जरूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अभी आप लोग के सामने जो पिछले प्रश्न था उसमें प्रायिकता का मान कौन नहीं होगा जो पूछ रहा था, इसमें कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता। तो आप लोगों को मैंने क्लास में बताया कि निश्चित घटना अर्थात संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। जैसे सूर्य को पूरब में उगना, सूर्य पूरब में उगने की प्रायिकता क्या होगी बाबू? तो वह 1 होगी, क्योंकि सूर्य जब भी उदय होगा तो पूरब से ही होगा। सूर्य के पश्चिम में अस्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 होगी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब। जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए दिए हैं सभी के सभी का जवाब बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं और हर एक सेटिंग में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें इस प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कितने बच्चे देखेंगे कि क्वेश्चन ही गलती है, सर सभी के सभी में रूट लगा हुआ है। तो आप लोगों को मैंने क्लास में बता दिया था कि जिस संख्या में रूट लगा हुआ है और उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, अर्थात पूरा वर्गमूल निकल जाता है, तो वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। इसलिए आप लोग ये कॉन्सेप्ट मत रखेंगे कि जो रूट में रहेगा वह हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो यहां पर देख सकते हैं बाबू, यहां पर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। रूट 3 का पूरा रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा मगर पूरा नहीं निकलेगा। यहाँ 4 + √5 यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 6 भी एक अपरिमेय संख्या है, मगर देख सकते हैं ऑप्शन बी, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो बच जाएगा मात्र 2, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कौन परिमेय संख्या होगा? तो ऑप्शन बी, 2√2 बटा में √2, क्योंकि √2 से √2 कट गया।
चलिए क्लास अच्छा लग रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है और इसी तरह से लाइव क्लास आप लोगों के लिए लाने के लिए उत्साहित रहते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों पर शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुपद से है और ऐसा प्रश्न पिछले क्लास में आप लोग को मैंने बताया था और देख सकते हैं आज की क्लास में भी यह प्रश्न आ गया, मूलों का योग। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मूल को ही शून्यक कहते हैं, मूल को ही शून्यक कहते हैं। और यहां पर जो बहुपद दिया है वह दिया है द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के मूल कौन कौन होते हैं? तो एक होता है बाबू अल्फा और एक होते हैं बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो यहां पर कह रहा है मूलों का योग। तो सबसे पहले मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकालने से पहले बहुपद में से ए बी सी हम लोग निकालते हैं। तो सभी लोग जानते हैं ए किसको कहते हैं? तो ए कहते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो यहां पर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा बाबू? तो बी का वैल्यू किसको कहते हैं? एक्स के गुणांक को। अगर एक्स का बहुपद है तो एक्स का गुणांक को क्या कहते हैं? बी। तो यहां पर देख सकते हैं -4 है, -4 है, इसलिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4। और सी कहते हैं कांस्टेंट को, अचर पद को। तो सी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा था मूलों का योग। तो मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। बिल्कुल ही सही जवाब आप लोगों ने बताया, -b/a। तो इस प्रश्न में देख सकते हैं पहले तो माइनस हो जाएगा फॉर्मूला से और b का भी वैल्यू क्या है? -4 है और a का वैल्यू क्या है बाबू? 1 है। तो चलिए इसे हल करते हैं और सभी लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए जब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 4 और नीचे 1। तो 4/1 अर्थात 4। कौन सा ऑप्शन में है? 4। देख सकते हैं -b/a कौन सा ऑप्शन में है? अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो -b/a कौन सा ऑप्शन में है? देख सकते हैं 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यहां पर ऑप्शन गलत दिया गया है, यहां पर ऑप्शन गलत दिया गया है, इसलिए आप लोग सुधार लेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 4 होगा। क्या होगा बाबू? 4 होगा, 4 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का 4। याद रखेंगे 4 होगा। ठीक है, x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा? 4, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में, इसलिए आप लोग याद रखेंगे -b/a और b का वैल्यू क्या है? -4 है और a का वैल्यू 1 है। तो इस तरह से इससे हम जब हल करेंगे तो -b/a अर्थात 4/1 4 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। कोई बात नहीं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 4। याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा प्रश्न। परिमेय और अपरिमेय पर आधारित प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे सभी लोग और बताने का प्रयास करेंगे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। इससे पहले आपसे परिमेय पूछ रहा था और यहां पर आपसे अपरिमेय पूछ रहा है। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बताइए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। तो इसमें भी आप लोग सोच सकते हैं कि सर सभी के सभी रूट में है तो सभी के सभी अपरिमेय हो जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है। जो देख सकते हैं रूट में है उसका वर्गमूल निकल भी रहा है, देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन ए को जब हल करेंगे तो इसका जब हल करेंगे बाबू तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 36 का 6 होता है, देख सकते हैं पूर्ण वर्गमूल निकल गया। और 81 को जब हल करेंगे तो 81 का वर्गमूल 9 होता है। उसी प्रकार इसको हल करेंगे तो 49 का 7 होता है और 9 का 3 होता है, मगर रूट अंदर 2.5 इसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल ही सही जवाब। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। आप लोग
हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप लोग सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों के लिए डेली हम लाइव क्लास लेकर आएँ, क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क चलाई जा रही है। बस आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। आप लोग अगर 5 दोस्तों पर शेयर करते हैं और पांचों 5 दोस्त पर शेयर करते हैं, तो इसी प्रकार यह वीडियो, यह क्लास बहुत सारे स्टूडेंट्स पर शेयर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग का काम बस यही है, जो भी स्टूडेंट्स इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं उन पर इस वीडियो को शेयर करें। और एक महत्वपूर्ण बात आपको हम बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं सभी विषय की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करें, तो हमारे ही चैनल पर प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाएं। प्ले लिस्ट में आपको मैट्रिक एग्जाम का, इंटर एग्जाम का, बोर्ड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप लोग मैट्रिक एग्जाम को सिलेक्ट करें, उसमें आपको विषय बाय विषय प्ले लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप साइंस से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो साइंस का अलग मिलेगा, सोशल साइंस का अलग मिलेगा, हिंदी का अलग मिलेगा, संस्कृत का अलग मिलेगा, मैथ का अलग मिलेगा। उसमें आप सेलेक्ट करें और सभी क्लास को ध्यान से देखें। आपको चैप्टर वाइज जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का डिस्कशन करवाया गया है। आप लोग हमारे चैनल से पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्लास करवा दिया गया है, इसलिए आप लोग जरूर देखें और आप लोग को प्रतिदिन एग्जाम तक लाइव क्लास मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग के सामने है, यह भी क्वेश्चन द्विघात बहुपद से है। द्विघात बहुपद से आप लोग के सामने प्रश्न पूछ रहा है। इसमें भी बाबू पूछ रहा है शून्यकों का योग। इसमें शून्य का योग नहीं बोला, इसमें कह दिया कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। आप लोग समझेंगे, आपको एग्जाम में भाषा आधारित क्वेश्चन रहेंगे ही, आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट। देख सकते हैं आपके पिछले प्रश्न में शून्यकों का योग कहा और यहां आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अभी आप लोग को बताएं शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है और इसका फॉर्मूला -b/a होता है। तो चलिए इस प्रश्न से सबसे पहले हम लोग ABC छांटने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न से a कितना होगा, इस प्रश्न से a कितना होगा, तो a बराबर 1 होगा, b बराबर भी क्या होगा बाबू, इसमें भी -1 होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर 4 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम a b c का मान रखते हैं। तो हमको c का तो मान नहीं रखना है मगर b का मान रखना है। तो b में पहले से फार्मूला से ही माइनस है और b का वैल्यू में भी कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, और a का वैल्यू क्या है, 1 है। तो माइनस माइनस क्या हो गया बाबू, प्लस, तो 1/1 अर्थात क्या हो गया, 1 हो गया। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में 1 है, बिल्कुल ही सही जवाब। जितने भी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सी ऑप्शन दिए हैं जवाब, उनका बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग हल करेंगे। गणित में आप लोग सिर्फ ABC करेंगे तो काम नहीं चलेगा, सभी का सॉल्यूशन देखेंगे तभी ही आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। और आप लोग एग्जाम तक आप लोग को इसी तरह से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न त्रिकोणमिति से आ गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और लेवल का है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको मान रखना है और हल करना है। तो चलिए जितने भी स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है वो लोग देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करेंगे cos 60 डिग्री प्लस 1। तो सभी लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, तो 1/2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और sin 60 का मान √3/2 होता है। तो आप लोग जान गए cos 60 का मान, तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसे हल करना है। इसे क्या करना है, हल करना है, इसे हल करना है। तो चलिए cos 60 है तो यहाँ पर इसको हम बनाते हैं। तो चलिए cos 60 का वैल्यू क्या हो गया बाबू, 1/2, और प्लस 1 है तो 1, नीचे भी cos 60 है 1/2, और क्या हो गया, -1। तो चलिए जब इसे हल करेंगे तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा,
ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 से 2 एक बार में, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। उसी प्रकार प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, और जब 2 से इसमें हम गुना करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब चलिए नीचे का काम करते हैं, नीचे का काम करते हैं। नीचे के लिए मेन बटा यहाँ दे दिए, और नीचे का अब एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बाबू, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 2 से 2 में भागा देंगे 1, और 1 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 1, माइनस अब 1 से इस 2 में भागा देंगे तो 2, और 2 से इस 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। चलिए इसको हल करते हैं। ऊपर हो जाएगा बाबू 3/2, नीचे हो जाएगा -1/2, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 2 है बड़ा और 2 क्या है, माइनस में है। चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो ऊपर हो गया बाबू 3/2, नीचे हो गया -1/2। तो चलिए, आप लोग बचपन में भिन्न का भागा पढ़ते थे और उसमें आपको बताया जाता था कि भागा से गुना करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे में बदल जाता है। तो 3/2, फिर जो बटा है उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला है ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ऊपर वाला नीचे क्या हो गया बाबू, -1, 2 से 2 कट गया तो बच गया 3/-1। 3/-1 को हम लोग क्या कहेंगे, 3/-1 को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो 3/-1 को हम लोग कहेंगे -3। सभी लोग जानते हैं कि 3/-1 को क्या कहेंगे, तो 3/-1 को हम लोग कहेंगे -3 कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन -3 है, कौन सा ऑप्शन -3 है, आप लोग डिस्प्ले पर देखें। बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब। जितने भी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिए हैं बी, उनका सभी का सही है। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग लाइव क्लास से जुड़े रहें। और चलिए, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न, फिर आपके द्विघात समीकरण से प्रश्न पूछ रहा है। द्विघात समीकरण से आप लोग के सामने प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग ज्ञात करें। फिर से मूलों का योग, और सभी लोग जानते हैं द्विघात बहुपद पूछे या द्विघात समीकरण, उसके मूल क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। और अल्फा बीटा होते हैं तो हम मूलों का योग या गुणनफल निकालने से पहले a b c का वैल्यू निकालते हैं इससे। तो चलिए a कितना हो जाएगा बाबू, तो x² के गुणांक को a कहते हैं, तो x² के सामने कितना है, 1 है। उसके बाद x के गुणांक को क्या कहते हैं, b कहते हैं, तो x के साथ कितना है बाबू, -6 है, -6। और c कहते हैं अचर पद को, कितना है, +2 है। तो 2 हो गया, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। इसके बाद आप लोग आसानी से बना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, -b/a, माइनस फार्मूला से, और b का वैल्यू भी देख सकते हैं, -6 है, तो -6, a का वैल्यू 1 है। तो चलिए इसे जब हल करेंगे तो क्या होगा, जब हल करेंगे तो माइनस +6 हो जाएगा बटा 1 अर्थात 6। चलिए कौन सा ऑप्शन में +6 है, कौन सा ऑप्शन में +6 है, देख सकते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी में +6 है, ऑप्शन सी में +6 है, ऑप्शन डी में -6 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, देख सकते हैं, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से हैं। कह रहा है समीकरण निकायों x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे। तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक टॉपिक पढ़े थे, जिसमें आप लोग a1/a2, b1/b2
और C1 बटा C2 निकालकर तुलना करते थे और इसके बाद हम लोग बताते थे कि समीकरण निकाय का कितने हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे या अनगिनत हल होंगे। तो चलिए सबसे पहले इस दोनों समीकरण निकायों से पहले A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकालते हैं। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप लोग ध्यान देंगे, दोनों समीकरण एक जैसा रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने दोनों समीकरण एक जैसा नहीं है। तो प्रथम समीकरण को सबसे पहले लिखते हैं, x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y, और देख सकते हैं जो अचर पद है इसका बराबर के उस तरफ गया है। तो अभी हम बताएं दोनों समीकरण को एक तरह लिखना है। जब भी तुलना करेंगे तो दोनों समीकरण को एक जैसा करेंगे, अर्थात इसका भी अचर पद बराबर के इस तरफ आएगा, अर्थात ये बराबर के इस तरफ जाएगा। तो जब इधर है 16 तो इधर होगा बाबू तो -16 हो जाएगा और हो जाएगा बराबर देकर 0। तो चलिए दोनों समीकरण से हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकालते हैं और उसके बाद तुलना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले A1, B1, C1 निकालते हैं। तो प्रथम समीकरण से समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, तो A1 मिलेगा। A1 मिलेगा जो कि कितना है, A1 कहते हैं x के गुणांक को तो 1 है। B1 मिलेगा जो y के गुणांक को कहते हैं 2 है, और C1 मिलेगा जो अचर पद को कहते हैं -8 है। तो उसी प्रकार अब चलिए समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से निकालेंगे तो मिलेगा हमको A2, B2, C2। तो समीकरण 2 से हम लोग चलते हैं तो निकलेगा बाबू, देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर। चलिए इसको छोटा कर देते हैं। अब हाँ चलिए तो समीकरण 2 से चलेंगे तो A2 हमें प्राप्त होगा जो कि कितना है बाबू, 2 है। A2 2 है। उसी प्रकार B2 प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा बाबू, 4। उसी तरह से फिर हमें C2 प्राप्त होगा जो कि -16 है, -16 है C2। चलिए -16। तो चलिए अब हम इसे लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, समझेंगे। अगर आप लोग देख सकते हैं तो A1 A2 में क्या मिल रहा है, एक दूसरे का दुगना है, 1/2 होगा। इसे भी हम करेंगे तो 1/2 होगा, क्योंकि A1 A2 को करेंगे तो 1/2, B1 B2 को करेंगे तो भी ये दोनों से 1/2 हमें 2 प्राप्त होंगे, क्योंकि 2/4, और C1 C2 से भी हम जब तुलना करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा, क्योंकि C1 का वैल्यू है 8 और C2 का वैल्यू है 16। दोनों माइनस में है तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे। तो 8 दूना का 16, अर्थात A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 और C1/C2 1/2। तो इस तरह से आप लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया गया होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस समीकरण निकाय का अनगिनत हल होंगे। जब तीनों बराबर रहेंगे तो उस समीकरण निकाय का क्या होगा, अनगिनत हल होगा। तो देख सकते हैं अनगिनत हल कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में अनंत हल है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और इसी तरह से डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। और इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसी तरह से क्लास का सभी लोग स्टूडेंट्स लाभ उठा सकें। तो चलिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर लिखेंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और
अगले दिन कैसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक, और जो आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो गुड नाइट, धन्यवाद।